वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। इस पे वक्तन फवक्तन पिछला पूरा साल भी बात करते रहे। जब भी कोई ऐसा वाकया हुआ जिस पे रिपोर्टिंग या कमेंट्री की जरूरत थी, उसको भी हाईलाइट किया। मगर ऑब्वियसली जब साल एक मुकम्मल हो गया तो 2025 कैसा गुजरा सिक्योरिटी के हवाले से, और अब आप 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि इसका असर हुकूमत पे, रियासत पे, पाकिस्तानी लोगों पर, हर किसी पे इसका असर होगा, और सबसे ज़रूरी हमारी मईशत पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे ही साल इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा था 2025 का, तो बहुत से नंबर्स सामने आए। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तंजीमें हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से काम करती हैं, उनका नंबर्स, डेटा सामने आया कि 2025 कैसा रहा। तो ये कहना ज़रूरी है कि 2025-2024 से ज़रा फ़र्क था इस हवाले से कि जहां हमने देखा कि बहुत से वाक़यात भी हुए, इसके साथ साथ अमवात भी बहुत थी, मगर फ़र्क जो ये था कि अगर 2024 में ये लगा कि जो अमवात हुई थी उनका ज़्यादा ताल्लुक विक्टिम से था, यानी कि चाहे वो सिक्योरिटी एहलकार हों या आम शहरी हों पाकिस्तानी, तो 2025 में ये देखा कि निस्फ से ज़्यादा जो अमवात हुई वो शिद्दत पसंदों की थी। सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए, मगर शिद्दत पसंद जो थे वो ऑपरेशंस में जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया उनमें मारे गए। ये बताया जा रहा है कि 2000 से ज़ायद जो थे वो शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि सिक्योरिटी एहलकार जो थे उनकी हलाकतें 1200 के करीब रही। ये जो है, मगर इसके साथ साथ ये भी बताया गया, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उन्होंने जो एदाद शुमार रिलीज किए, तो उन्होंने ये बताया कि 2025 जो है वो 2015 के बाद एक ऐसा साल था जो शिद्दत पसंदों के लिए मुश्किल था। इसी तरह 2011 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए के साथ उसके नंबर्स का हम मवाजना कर सकते हैं, और एक दिहाई के बाद आम शहरियों के लिए सबसे एक हम कह सकते हैं मुहलिक जो है वो साल साबित हुआ। ये इसके साथ साथ इस साल तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो IBOs जो है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दोनों का जिक्र करना ज़रूरी है। दोनों में शिद्दत पसंदी हमें देखने को मिलती है, दहशतगर्दी देखने को मिलती है, बट दोनों कि हम कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ तरीके से यहाँ दहशतगर्दी होती है। जहाँ हम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो TTP हो या दाइश हो, IKSP हो, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो तंजीमें हमें नज़र आती हैं या जो काम करती हुई नज़र आ रही हैं, उनमें BLA, मजीद ब्रिगेड, इस तरह की जो है वो तंजीमें हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि अभी मंगल को इसी हफ्ते जो DG ISPR हैं, उन्होंने भी एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जो सियासी मुहर्रकात थे उस पर हमने उसी दिन बात की थी, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और दहशतगर्दी के हवाले से ही थी, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी उन पर भी तनकीद की। इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान जो है उस पर भी उन्होंने बहुत तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंतज़ामी ढांचा इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो बाकायदा हुकूमत के ज़ुमरे में नहीं आता। उन्होंने उसको एक बुरी इंतज़ामिया का नाम दिया, और वॉर इकॉनमी का भी उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से। बहुत एक शदीद रद्द अमल अफ़गानिस्तान की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीनी हकीकत है उससे मुताबिकत नहीं रखते। आसिम मुनीर साहब भी बार बार इसी का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह जो दहशतगर्दी है उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान में।
इसके साथ ऑब्वियसली जो एक तिजारत का इशू है अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, उस पर भी जो है वो बात होती रहती है। अब हम बात करेंगे इस पे तफसील से, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर सिक्योरिटी अमूर, ये भी बहुत गहरी नजर रखते हैं इन इश्यूज पे, सिंगापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तफसीलात दी गई, उसके अलावा भी हम काफी तफसील देखते रहे हैं पिछले दिनों में, तो जहां नंबर्स बहुत हम कह सकते हैं कि इस दफे जो 2025 के सामने आए वो बहुत हाई भी थे, मगर जब उनको करीब से देखा गया तो ये भी बहुत अहम बात है कि जितनी अमवात हुई हैं उनमें से निस्फ से भी ज्यादा जो है वो दहशतगर्दों की हैं, जो हमारे ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में मारी गई हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम आपको, बासित साहब को, आपके देखने वालों को। ये बात तो दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल आपने DGI-SPR का जिक्र किया तो उन्होंने फिगर्स भी दिए हैं कि कितने ऑपरेशन हुए हैं। तो जितने ऑपरेशन होंगे नुकसान दोनों साइड का होगा। और ऑपरेशन में एक जो तब्दीली मैंने गुज़िश्ता साल महसूस की, तो थोड़ी सी उसमें एक और चेंज आई थी कि जो तश्कीलात आती थी तो उसको पाकिस्तान ने उनको कह भी दिया था, अफगान साइड को, जो मैंने यहाँ सुना था कुछ लोगों से, कि वो बॉर्डर रीजन में उनको मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फिर जब ये आबादियों में आते हैं तो फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से उनकी काफ़ी सारी, बल्कि उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी कि मतलब एक कार्रवाई में मुझे याद है कोई 50 के लगभग वो मारे गए थे। और इसी तरह तो कुछ लोग वहाँ पर उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई थी बॉर्डर्स पे। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन ज़्यादा थे, और जब ऑपरेशन ज़्यादा होंगे तो कैजुअलिटी आपके मुखालिफिन के जो आपके साथ लड़ते हैं उनकी ज़्यादा होगी। और प्रेजेंस भी, उसमें कोई शक नहीं है कि 2025 में कलदम तंजीमों की एक स्ट्रेटजी थी कि वो ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और रहें। और ये मैंने सुना था उनके लोगों से, TTP के लोगों से, कलदम से, कि उनकी यही पॉलिसी है कि वो जाएं, वो वहाँ पे रहें और वहाँ पे लड़ें या मरे, लेकिन आपने वापस नहीं आना। सही। तो ठीक। जब उनकी यही पॉलिसी थी तो ऑपरेशन भी ज़्यादा हुए और उनकी कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको, एक तो बॉर्डर रीजन पे पाकिस्तान का यही फैसला था कि उनको जब भी उनको नज़र आएंगे कि कोई तश्कील आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो उनको उधर ही उनको मारेंगे, उनको आगे नहीं जाने देंगे। तो उस पर कुछ कार्रवाई होती। माजी में थोड़ा सा शायद वो ड्रोन भी उस तरह नहीं थे, क्योंकि ड्रोन की टेक्नोलॉजी अभी ज़रा महीनों में पाकिस्तान ने ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया है। तो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयों में। ठीक। जी अब्दुल बासित साहब, ये इशू DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इस पर बात हुई, सवालात भी हुए, बट जनरली भी ये भी अब बताना जरूरी है या डिस्कस करना जरूरी है कि जहां हम एक TTP की बात करते हैं, मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है कि एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की तरफ से हम कह रहे हैं हमले हो रहे हैं, और भी जैसे दाइश जैसी तंजीमें भी सामने आ चुकी हैं, और ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे ख्याल में बहुत से तज्जियाकार जो है उनका शायद इत्तफाक ना हो कि क्या ये सब जो तंजीमें हैं ये इकट्ठी काम करती हैं या ये अलग अलग काम करती हैं। कई लोग, कई तज्जियाकार या जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, वो ये भी कहते हैं कि TTP ने कुछ नई तंजीमें भी बनाई हैं या जिनके नाम सामने आते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा हमला हो जिस पे उनको मालूम हो कि तनकीद होगी तो वो किसी और तंजीम के नाम से उसकी जिम्मेदारी कबूल की जाती है। सर ये बताएं कि यहाँ किस तरह हम इन देखें ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं और जो सब दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। देखिए, जो आप सवाल कर रही हैं और जो आपने एक मंजरनामा खींचा है आरफा, उससे 3 बातें वाजे हो जाती हैं जो कहना जरूरी है। नंबर 1 तो ये है कि इससे वाजे हो जाता है कि ये एक फ्लूइड थ्रेट एनवायरनमेंट है, इट्स अ वेरी फ्लूइड थ्रेट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कई बार ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस तंजीम के लिए काम कर रहा है या किस तंजीम का कौन सा फ्रंट ग्रुप है। नाम तब्दील करके आते रहते हैं, फिर ये भी कई बार समझ नहीं आती कि क्या मिलके काम कर रहे हैं
یا ان کی آپس میں دشمنی ہے, دشمنیاں بھی رہتی ہیں, پھر ان میں اتفاق بھی ہو جاتا ہے, اور یہ ریلیشن شپ کنٹینیوسلی ایوالو کرتے رہتے ہیں. تو اٹس اے فلوئڈ تھریٹ انوائرمنٹ. نمبر 1 یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو بڑی تنظیمیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا, جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے, گل بہادر کا نیٹ ورک ہے, جنہوں نے اپنی ابھی ایک 3 گروپوں کی الائنس بنی ہوئی ہے جسے اتحاد المجاہدین پاکستان کہا جاتا ہے, اور اس طرح کا اور بھی جو نیٹ ورکس ہے, یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ جو ہے اسٹرکچر سے نیچے آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ان کو آپ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس یا امبریلا گروپس کہہ سکتے ہیں یا کنگلومیریٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر مختلف دھڑے ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں, کبھی وہ مل جاتے ہیں, کبھی وہ ان کے اختلافات کی وجہ سے وہ اپنی علیحدہ رستے اختیار کر لیتے ہیں, تو نئے نئے نام ابھرتے رہتے ہیں. جو ناموں کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس وقت ہوا تھا جب پاکستان نے طالبان پہ ایک پریشر ڈالا اور مذاکرات شروع ہوئے. تو اس وقت پرتشدد کارروائیاں جو تحریک طالبان پاکستان کا پروپیگنڈا عام ہے, عمر میڈیا, اس نے کلیم کرنی آفیشیلی کچھ وقت کے لیے بند کر دی تھی, اور نئے ناموں سے جو ہے وہ تنظیمیں آ گئی تھی. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا نام نہ ہے, دوسرا طالبان کے اوپر پریشر نہ پڑے. تیسری جو بات اس کے اندر جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس اے ملٹی ایکٹر تھریٹ لینڈسکیپ. یعنی اس میں ہیجمنی اگر تھریٹ ایکٹرز کے طور پہ دیکھیں تو اگر سب سے منظم اور بڑا گروپ تحریک طالبان پاکستان ہے تو وہ بات صحیح ہوگی, لیکن تحریک طالبان پاکستان از ناٹ دی اونلی تھریٹ ایکٹر. یہاں اور پرتشدد تنظیمیں بھی موجود ہیں, تو یہ اس کی کمپلیکسٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو پوٹنگ آل آف دس ٹوگیدر, یہ جو فلوئڈیٹی ہے, جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے, اور جو ملٹی ایکٹر تھریٹ لینڈسکیپ ہے, یہ اس کی وولیٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے. کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چیلنج اتنا انارمس ہے, وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے, وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا اس کا تعلق گورننس سے بھی بنتا ہے, بارڈر پالیسی سے بھی بنتا ہے, اس کا تعلق اس معاشرے اور ریاست کے درمیان اس خلیج سے بھی بنتا ہے جس تواتر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس کا ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنسیں ہیں اور جو ریئیکشن آتا ہے ایک سیاسی جماعت کا, اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولرائزیشن بھی اپنی جگہ اس پہ موجود ہے. تو اٹس اے بالکل ٹھیک سر. اس میں 2026 میرے حساب سے ایک انپریسیڈنٹڈ ایئر تھا, یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ تھا, کیونکہ اس میں کئی ساری نئی چیزیں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک سر. پاکستان نے جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس کرنی شروع کر دی طالبان کے خلاف اپنی جو کارروائی ہے. باسط صاحب معاف کریے گا, یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ اجازت دیں تو پھر یہ ویل کم بیک ٹو دس پوائنٹ کہ 2025 اور 26 میں کیا دیکھا اور آگے کیا دیکھیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.